मैं बात कर रहा हूं सन 1918 में हुए उस ऐतिहासिक हाइफा युद्ध की, जब भारतीय सैनिकों ने अरब की जमीन पर निर्णायक लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से दुनिया के नक्शे पर 7 नए देश बने। 7 नए देश बॉस। आज का सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, कुवैत, इराक और इजराइल। भारतीय सैनिकों के प्रचंड पराक्रम का लोहा तभी से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट मांगता है। लेकिन दुर्भाग्य का यह कि आजादी के बाद भारत का इतिहास लिखने वाले वामपंथी इतिहासकारों ने बहाना गढ़कर भारत के जाबाज शूरवीरों के उस गौरवशाली अध्याय को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। आम भारतवासियों को राष्ट्र गर्व की यह कहानी पता ही नहीं है, जिसके किस्से आज भी विदेशों में सुनाए जाते हैं। इजराइल तो अपने स्कूली सिलेबस में हाइफा युद्ध और उसमें भारतीय सैनिकों की वीरता के चैप्टर को खास तौर से पढ़ाता है, उस पर गर्व करता है और भारत का इतना एहसान मानता है कि जी जान से हर वक्त हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। हाइफा युद्ध की वही हैरत अंगेज कहानी आज आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको राष्ट्र गर्व से भर देगी। ये तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा की हैं, जिन्हें निशाना बनाने के लिए ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन ईरानी मिसाइलें इजराइल के आसमानी सुरक्षा कवच आयरन डोम को पूरी तरह नहीं भेद पा रही हैं। मिडिल ईस्ट में खुले जंग के इस नए मोर्चे पर पूरी दुनिया की नजर है। तीसरा विश्व युद्ध न छिड़ जाए, अटकलें यहां तक लगने लगी हैं। इस माहौल ने 108 साल पुराने उस ऐतिहासिक युद्ध का पन्ना भी खोल दिया, जिसमें ऑटोमन सल्तनत का अंत हो गया था। ऑटोमन सल्तनत यानी तुर्की का उस्मान साम्राज्य, इसके सुल्तानों को इस्लाम का खलीफा कहा जाता था। ऑटोमन के सुल्तानों ने जिहाद के नाम पर 400 सालों में मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका, यूरोप तक अपना साम्राज्य फैलाया था और सन 1914 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया से गुप्त समझौता कर प्रथम विश्व युद्ध में एंट्री ली थी। हर जुमे की नमाज के आखिर में ऑटोमन सुल्तान को खलीफा बताकर उनका खुतबा पढ़ा जाता था, जिसमें उन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम का सबसे बड़ा प्रतिनिधि यानी कि वारिस माना जाता था। 23 सितंबर सन 1918 को हुई हाइफा की लड़ाई ने उसी ऑटोमन सल्तनत पर आखिरी कील ठोंक दी। तब ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से युद्ध लड़ रहे भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ एक दिन की लड़ाई में तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सेना को हरा दिया, जिसका हाइफा शहर पर 400 सालों से कब्जा था, उसे छुड़ा लिया गया। हाइफा में पहाड़ की चोटी पर दुश्मन के सैनिक तोपों और मशीन गनों के साथ घेराबंदी डाले बैठे थे। तब मेजर दलपत सिंह की अगुवाई में सिर्फ भाला और तलवारों से लैस भारत के 400 घुड़सवार सैनिकों ने उन पर इतनी तेजी से हमला बोला कि उनके पैर उखड़ गए। तुर्क, जर्मन, ऑस्ट्रिया के सैनिकों को जान बचाने के लिए सरेंडर करना पड़ा। हाइफा की पहाड़ी पर तैनात 17 तोपें और दर्जनों मशीन गनों पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया। दुश्मन के सैनिकों से सैकड़ों मैनलीचर M1890 राइफलें और गोला बारूद भंडार जब्त किया गया। हाइफा शहर, वहां का रेलवे स्टेशन और पूरा बंदरगाह उनके कब्जे में आ गया। तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया के सेना के 1350 सैनिक और 25 बड़े अफसर बंदी बनाए गए। हाइफा को जीतना तब ब्रिटिश एम्पायर के लिए इसलिए बेहद जरूरी था क्योंकि तब हाइफा ऑटोमन साम्राज्य का मजबूत दुर्ग था। ऑटोमन साम्राज्य की सबसे मजबूत सप्लाई लाइन, रेलवे और हाइफा पोर्ट यहीं से गुजरते थे। उसी से प्रथम विश्व युद्ध के लिए गोला बारूद से लेकर रसद तक भेजी जा रही थी। ऑटोमन साम्राज्य ने हाइफा की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी बना रखी थी कि अंग्रेज इसे हारी हुई लड़ाई मान चुके थे। वजह थी हाइफा की तरफ जाने वाले 3 किलोमीटर लंबा कच्चा रास्ता, जो सिर्फ 4 फुट चौड़ा था, जिसके एक तरफ माउंट कारमेल की लगभग 2000 फुट ऊंची पहाड़ी थी, जिस पर तोप और मशीन गन से लैस 1500 तुर्क और जर्मन सैनिकों की मोर्चाबंदी थी, और दूसरी तरफ किशोन नाम की नदी बहती थी, जिसके किनारे का इलाका दलदली था। इसे पार करने का मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना था, क्योंकि पहाड़ी की चोटी से मशीन गन की बरसती गोलियां और तोप के गोले पल भर में किसी को भी छलनी कर देते थे। अंग्रेजी सेना की मुश्किल यह थी कि वो अपनी तोपों की पूरी आर्टिलरी फ्रांस की लड़ाई में ऑलरेडी भिजवा चुकी थी। ऐसे में अंग्रेजी सेना ने जब हाथ खड़े कर दिए
तब भारत की 3 रियासतों की घुड़सवार सेना जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स और हैदराबाद लांसर्स ने हाइफा जीतने का बीड़ा उठाया, जिसके कमांडर 26 साल के मेजर ठाकुर दलपत सिंह थे। उनके नेतृत्व में भारतीय घुड़सवार सेना ने असंभव को संभव करके दिखाया। 23 सितंबर 1918 को हुई यह लड़ाई दुनिया के इतिहास की वो हैरतअंगेज लड़ाई बन गई, जिसमें भाले तलवारों से लैस भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने तोप और मशीन गन जैसे आधुनिक हथियारों से लैस दुश्मन को हरा दिया। इस हार को तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की हिम्मत टूटने की तरह देखा गया और इसके साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नतीजा लगभग तय हो गया। हमारे राष्ट्र गर्व की एक कहानी, जिसे आजादी के बाद भारत का इतिहास लिखने वाले वामपंथी इतिहासकारों ने लोगों को जब बताना ही जरूरी नहीं समझा, शायद जानबूझकर छिपा दिया। असंभव सी लगने वाली इस जीत को ब्रिटिश एम्पायर की जीत बताकर मामला समेट दिया गया, जबकि हकीकत यह थी कि भारतीय सैनिकों की इस वीरता ने ब्रिटिश सरकार को भी चौंका कर रख दिया। उन्होंने जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स और हैदराबाद लांसर्स के सम्मान में दिल्ली में ब्रिटिश आर्मी के हेड कमांड ऑफिस के बाहर खास तौर से 3 मूर्तियां बनवाई और कमांड ऑफिस का नाम बदलकर 3 मूर्ति भवन कर दिया। यह है राष्ट्र गर्व की वो कहानी जिसे हमारे स्कूली सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन आजादी के 71 साल बाद तक हम में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं। पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने तो साल 2018 से हाइफा डे मनाने की शुरुआत हुई। India's connection to this land is also written in blood and sacrifice. During the First World War, more than 4,000 Indian soldiers laid down their lives in this region. The cavalry charge at Haifa in September 1918 remains a significant chapter in military history. Major Thakur Dalpat Singh, remembered as the hero of Haifa, symbolizes the shared history. पिछले हफ्ते इजराइल की यात्रा पर गए पीएम मोदी ने वहां की संसद को संबोधित किया तो उन्होंने हाइफा युद्ध की याद दिलाई। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय सैनिकों की वीरता को याद करते हुए कहा कि इजराइल आज भी भारत का एहसानमंद है। 1918 में हाइफा के युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता का अध्याय पीएम मोदी के सामने तब खुला जब वो साल 2017 में इजराइल के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने देखा कि कैसे इजराइल के बच्चे बच्चे की जुबान पर हाइफा युद्ध की कहानी है। शहीद मेजर दलपत सिंह शेखावत को वो हाइफा का हीरो कहकर सम्मान देते हैं और कहते हैं कि वो अगर हाइफा की लड़ाई नहीं जीतते तो आज इजराइल का अस्तित्व नहीं होता। इजराइल के उस दौरे में पीएम मोदी ने उन भारतीय सैनिकों की कब्र पर जाकर फूलमालाएं अर्पित की जिन्होंने वहां अपनी कुर्बानी दी थी। वहीं से इतिहास का वो पन्ना फिर से खुला और साल 2018 में पीएम मोदी ने भारत में हाइफा डे मनाने की शुरुआत की और तब देश ने शहीद मेजर दलपत सिंह शेखावत के बारे में जाना, जिनकी अगुवाई में जोधपुर लांसर्स के घुड़सवार सैनिक मशीन गनों की गोलियां और तोप के गोलों को मात देते हुए तूफानी रफ्तार में माउंट कार्मेल की पहाड़ियों पर चढ़ते चले गए। 26 साल के मेजर ठाकुर दलपत सिंह को उसी दौरान रीढ़ की हड्डी में गोली लगी, लेकिन उन्होंने जीत हासिल करने तक मोर्चा नहीं छोड़ा। उनके साथ कैप्टन अमन सिंह जोधा ने भी निर्णायक भूमिका निभाई। इन वीरों की बहादुरी ने 4000 भारतीय सैनिकों के बलिदान को अमर कर दिया। 100 साल पहले ब्रिटिश इतिहासकार चार्ल्स सी ट्रेंच ने अपनी किताब द इंडियन आर्मी एंड द किंग्स एनिमी में लिखा, हाइफा को जीतना किसी और के बूते की बात नहीं थी। जानते बूझते मौत के मुंह में जाकर जीतने का अदम्य साहस जोधपुर लांसर्स के अलावा कोई और नहीं दिखा सकता था। ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट वॉर में लिखा गया, पूरे विश्व युद्ध में इस स्तर का युद्ध किसी घुड़सवार सेना ने नहीं लड़ा। मशीन गन से लगातार निकल रही गोलियों ने घोड़ों को घायल जरूर किया, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाई।
इजराइल आज भी हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाता है। भारतीय सैनिकों की याद में समारोह करता है और उन्हें श्रद्धांजलि देता है। इजराइल में भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक, कब्रिस्तान और सड़कों के नाम हैं। वहां के स्कूली सिलेबस में भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानी लंबे समय से पढ़ाई जा रही है। ऐसे में भारत के लोगों को लंबे समय से इस गौरवशाली इतिहास से क्यों अनजान रखा गया, ये बात चौंकाती है। भारतीय सेना की 61वीं कैवलरी रेजिमेंट भी हर 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाती है, जिसका हिस्सा जोधपुर और मैसूर लांसर्स के वंशज आज भी हैं। बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, पूरी मुगलिया सल्तनत आपको रटाकर पढ़ाई गई। आपसे इनके बारे में पूछा जाए तो संभव है आप धारा प्रवाह कई कहानियां सुना दें, लेकिन क्या शहीद मेजर दलपत सिंह शेखावत के बारे में आपको जरा भी जानकारी है, जिनकी वीरता पर ब्रिटिश साम्राज्य ने उन्हें अपना सर्वोच्च सैनिक सम्मान मिलिट्री क्रॉस दिया था बॉस। मेजर दलपत सिंह शेखावत के साथ कैप्टन अनूप सिंह और सेकंड लेफ्टिनेंट सगत सिंह को भी मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। मेजर दलपत सिंह शेखावत राजस्थान के पाली जिले के देवली गांव के थे। उनके पिता ठाकुर कर्नल हरि सिंह शेखावत जोधपुर रियासत के एक प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी और जागीरदार थे। पिता की तरह पोलो में उनकी भी विशेष रुचि थी, जो असल में राजपूत योद्धा परंपरा से जुड़ा हुआ खेल है। जोधपुर लांसर्स जोधपुर रियासत की इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स का हिस्सा था और 1914 में वो उसका हिस्सा बने। 1915 में वो जोधपुर लांसर्स के कमांडर बने और 1918 में हाइफा युद्ध में शहादत से पहले उन्होंने जॉर्डन में हुए अबू तुलूल युद्ध में भी जबरदस्त बहादुरी दिखाई थी। तुर्की सेना के मशीन गन पोस्ट पर अकेले हमला बोलकर कब्जा किया था। 2018 हाइफा युद्ध का 100वां साल था। इस मौके को भारत से लेकर इजराइल तक धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। तब शहीद मेजर दलपत सिंह के शौर्य की कहानियां दोनों देशों में सुनाई गई। उसी साल मोदी सरकार ने हाइफा विजय की याद में 3 मूर्ति भवन चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति भवन हाइफा चौक रखा। 3 मूर्ति भवन ब्रिटिश राज में ब्रिटिश इंडिया सेना के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास हुआ करता था, यानी ब्रिटिश सेना का सबसे बड़ा अफसर यहां रहता था। तब इसे फ्लैग स्टाफ हाउस कहा जाता था। हाइफा युद्ध में जोधपुर लांसर्स, हैदराबाद लांसर्स और मैसूर लांसर्स के शूरवीरों ने असंभव सी जीत हासिल की और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पासा पलट दिया। तो अंग्रेजों ने फ्लैग स्टाफ हाउस के चौराहे पर विजय स्तंभ बनाया, जिसमें तीनों लांसर्स के योद्धाओं को प्रतीक के तौर पर लगाया गया। जो इमारत ब्रिटिश इंडिया की शक्ति की पहचान थी, उसे 3 मूर्ति ने दुनिया भर में नई पहचान दी थी। इसलिए भारत आजाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधिकारिक आवास के तौर पर 3 मूर्ति भवन को चुना गया। वो सन 1964 तक यहीं रहे। 3 मूर्ति भवन में ही उनका निधन हुआ। उसके बाद 3 मूर्ति भवन को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम बना दिया गया। कांग्रेस ने इसकी पहचान नेहरू जी की विरासत के तौर पर गढ़ी और इसी में 3 मूर्ति भवन की वो पहचान गुम हो गई जिसमें हाइफा युद्ध में असंभव सी जीत वाला राष्ट्र गर्व शामिल था। हाइफा युद्ध में भारतीय सैनिकों की शूरवीरता के इस गौरवशाली इतिहास को यह कहकर भी नजरअंदाज कर दिया गया कि भारत का गौरव नहीं बल्कि ब्रिटिश सैन्य इतिहास का हिस्सा है। मोदी सरकार ने हाइफा की लड़ाई में भारतीयों की वीरता और उस युद्ध के हीरो शहीद मेजर दलपत सिंह के इतिहास को नए सिरे से सहेजा और उस गौरवशाली इतिहास से जुड़ी घुड़सवार सेना को जिस तरह हाईटेक बनाकर नई पहचान दी, वो भी राष्ट्र गर्व की नई कहानी। आजादी के साथ भारत के राजवाड़ों रियासतों का विलय हुआ तो उसी के साथ बतौर शाही सेना जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स और हैदराबाद लांसर्स की पहचान भी एक तरह से खत्म हो गई। लेकिन 1953 में एक नई पहचान के साथ इनकी ऐतिहासिक विरासत भारतीय सेना का फिर से हिस्सा बनी जब 61वीं कैवलरी रेजिमेंट का गठन हुआ। इसमें कुल 6 राजघरानों के लांसर शामिल थे। इनका हेडक्वार्टर जयपुर में है। भारत के राष्ट्रपति की ये घुड़सवार टुकड़ी है जो उन्हें हर महत्वपूर्ण मौके पर एस्कॉर्ट करती है और गणतंत्र दिवस समारोह में सबसे आगे मार्च करती है। स्वतंत्रता दिवस और बीटिंग रिट्रीट जैसे सेरेमोनियम कार्यक्रमों की जान होती है। राष्ट्र गर्व की बात यह है कि ये दुनिया की एकमात्र घुड़सवार रेजिमेंट है जो अभी भी सक्रिय है। 1965 के भारत पाक युद्ध में श्रीगंगानगर बॉर्डर की पेट्रोलिंग
इसके जिम्मे थी। तो 1971 की लड़ाई में राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में दिल्ली में इसे तैनात किया गया था। 1990 में ऑपरेशन पवन के तहत इन्हें पीस कीपिंग फोर्स के रूप में श्रीलंका भेजा गया। ऑपरेशन विजय के तहत करगिल युद्ध में भी इनकी राजस्थान की सीमा पर तैनाती की गई थी। गणतंत्र दिवस के परेड में पहली बार 61वीं कैवलरी नए रूप में दिखी, फुल कॉम्बैट गियर में, जिसमें घुड़सवार सैनिक अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। इससे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारी भी साफ झलक रही थी। अब बात एक बार फिर हाइफा युद्ध की, जिसे आधुनिक इतिहास में सबसे मुश्किल और आखिरी कामयाब कैवलरी अटैक माना जाता है। कैवलरी यानी भाले तलवार से लड़ने वाली घुड़सवार सेना। आधुनिक मशीन गन और टैंक्स के सामने घोड़े कमजोर साबित होने लगे, तो उन्हें युद्ध के मैदान से हटा दिया गया। लेकिन मोदी सरकार ने 61वीं कैवलरी रेजिमेंट को जिस तरह हाइब्रिड बनाकर हाइफा के गौरवशाली इतिहास को जिंदा कर दिया, वो भी राष्ट्र गर्व की नई कहानी। इसकी झलक आपको इस गणतंत्र दिवस में दिख गई होगी, जब 61वीं कैवलरी रेजिमेंट के जवान फुल कॉम्बैट गियर में यानी युद्ध वाली पूर्ण वेशभूषा में कर्तव्य पथ पर उतरे। भाला और तलवारों की जगह उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार थे, मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स थी। 61वीं कैवलरी के जवानों को नैनो और माइक्रो ड्रोन से भी लैस कर दिया गया है। इसके जरिए वो 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में हो रही संदिग्ध गतिविधियों या छिपे दुश्मन की पहचान कर सकते हैं। घोड़े पर सवार इन जवानों के साथ इंटेलिजेंस सर्विलांस के लिए ISR सिस्टम चलता है, जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है, जो 250 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर दूर छिपे दुश्मन की टोह ले लेता है। आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी कि 61वीं कैवलरी रेजिमेंट में घोड़े भी हाईटेक हो चुके हैं। युद्ध के माहौल में गोलियों की तड़तड़ाहट और बम धमाकों से वो डरे नहीं। भड़क कर भागने लगे न लगे, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग तो उन्हें पहले से दी जाती थी। अब उन्हें आधुनिक युद्ध की जरूरतों के मुताबिक हाईटेक मशीनों से भी लैस कर दिया गया है। 61वीं कैवलरी के घोड़ों को मोबाइल टोही प्लेटफॉर्म की तरह डेवलप किया गया है। उनके ब्रिडल यानी सिर की पट्टी में छोटे हाई डेफिनेशन थर्मल और इंफ्रारेड कैमरे लगे होते हैं। 360 डिग्री व्यू वाले ये हाईटेक कैमरे रात के अंधेरे या घने कोहरे में 2 से 3 किलोमीटर दूर छिपे दुश्मन को उनके शरीर के थर्मल हीट की वजह से कैच कर लेते हैं। घोड़े की काठी से लेकर उनके पैरों की मांसपेशियों में अत्याधुनिक ग्राउंड सेंसर लगाए जाते हैं। ये ग्राउंड सेंसर उस डिजिटल हब से कनेक्टेड होते हैं जो घोड़े की पीठ पर बैठने की काठी यानी सैडल में फिट हो जाते हैं। दुश्मन के टैंक या हेवी व्हीकल का मूवमेंट कई किलोमीटर भी दूर हो रहा हो, तो ये ग्राउंड सेंसर घोड़े के पैरों की मांसपेशियों के जरिए उनकी आहट और उसके कंपन को भांप लेते हैं, और इसका रियल टाइम डेटा घुड़सवार फौजी के बैटल टैबलेट, रिस्ट वॉच या हेलमेट डिस्प्ले को भेजते हैं। इन घोड़ों की काठी के किनारे छोटे छोटे डिस्पेंसर भी लगे होते हैं, जिनसे डिस्पोजेबल ग्राउंड सेंसर किसी खास इलाके में गिराया जा सकता है। ये सेंसर जमीन में धंस जाते हैं और हफ्तों तक उस रास्ते से गुजरने वाली दुश्मन की गाड़ियों या कदमों की आहट को ट्रैक करते हैं। घोड़े की काठी में लगे डिजिटल हब से इसका अलर्ट मूवेबल कमांड सेंटर ASLV तक्षक तक पहुंचता है। 61वीं कैवलरी रेजिमेंट का आर्म्स लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है। गणतंत्र दिवस परेड में इसने भी हिस्सा लिया था। दुश्मन की गोलियों से बचाने के लिए 61वीं कैवलरी रेजिमेंट के घोड़ों को छाती और गर्दन में खास बैलिस्टिक कवच पहनाया जाता है। उनके शरीर में पैच की तरह बायो सेंसर्स लगाए जाते हैं, जो घोड़े की धड़कन, थकान और तनाव के स्तर को मापते हैं और घुड़सवार जवान से लेकर कमांड सेंटर तक डेटा भेजते हैं कि घोड़ा अगले मिशन के लिए शारीरिक रूप से तैयार है भी या नहीं। 61वीं कैवलरी को हाइब्रिड हाईटेक अवतार देकर मोदी सरकार ने यह तय कर दिया कि हाइफा युद्ध में जीत का राष्ट्रगर्व नई पीढ़ी के दिलो दिमाग तक पहुंचे। इसे भारतवासियों से छिपाने की कोई कोशिश अब कामयाब नहीं हो पाएगी। तो आज के लिए राष्ट्र गर्व में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि यह राष्ट्र गर्व की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही राष्ट्र के गर्व से जुड़ी हुई कहानियां जानने के लिए रोज शाम 6:25 पर इस शो को देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी रात 8:50 पर न्यूज की पाठशाला। नमस्कार।